हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक और नई वीडियो के साथ मैं वापस आ गई हूँ सुपर इजी ट्रिक लेके फॉर योर अपकमिंग सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th एग्जाम्स। केमिस्ट्री की एक टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग है एंड इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो उसकी वीडियो मैं आपको ऑलरेडी एक वन शॉट वीडियो निकाल चुकी हूँ जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया, पूरा चैप्टर क्लियर किया। उसका लिंक अटैच कर दे रही हूँ, उसको पढ़ लेना अच्छे से। उसके अलावा उस चैप्टर में बहुत कुछ है जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं कवरअप, ठीक है। उसकी वीडियो भी मैं निकाल चुकी हूं, तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। जितने लिंक्स हैं ना आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज जो मैं ट्रिक पढ़ाने वाली हूं आपको वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो रही है तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यानी कि CFSC कैसे कैलकुलेट करना है, और मैग्नेटिक मूवमेंट, ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं। अब चाहे बोर्ड वाले एग्जाम वाले बच्चे हों या ग्रेजुएशन वाले भी, या अगर कोई कंपटीशन की भी तैयारी कर रहा है किसी तरह की, उसके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल है। एंड आई वुड सजेस्ट यू कि इसे नहीं कि मैं पढ़ा रही हूँ, बट वैसे भी वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज कम टाइम में अगर मुझे ऐसा लगता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एंड आप वो कॉन्सेप्ट एग्जाम में अप्लाई कर सको टू स्कोर मार्क्स, दैट इज रियली गुड, है ना। कि बहुत ज़्यादा टाइम दो, इन्वेस्ट करो और आप उसको अटेम्प्ट ना कर पाओ क्वेश्चंस का कोई फायदा नहीं है। बट मैं आपको जो यहाँ सिखाऊंगी वो इस तरह से सिखाऊंगी कि आप उस क्वेश्चन को एग्जाम में डेफिनेटली डैम श्योर अटेम्प्ट कर पाओगे। आई कैन गारंटी दैट, बिकॉज पता लगता है ना, एज अ टीचर एज अ स्टूडेंट आप दोनों फेज क्रॉस कर चुके हो, तो आपको पता होता है। सो बिना किसी देरी के वीडियो को लास्ट तक देखना एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और एक काम और कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, टन टन टन, क्योंकि ऑल नोटिफिकेशंस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको चैनल की सारी वीडियोस अपने आप नोटिफिकेशन यूट्यूब सेंड कर देता है और वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। चलो, तो ट्रिक क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है, वो T2G EG वाली, है ना। ये एक चीज़ और, इसके रिगार्डिंग बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो मैं आपको बताऊं कि हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना, ठीक है। उसके बाद आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। वो सारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कार्ड्स मैंने अटैच कर दिए, ऊपर जो आई का बटन आ रहा होता है, बट अगर आपको वो कहीं वीडियो में नहीं मिल रहा है तो जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सारी वीडियोज़ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट, CFSC, ये सब एक ही चीज़ से कनेक्टेड है कि आपको इनका बेसिक पता हो, इसलिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाली वीडियो जरूर देख लेना, बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम ये पढ़ रहे हैं, इसको आप सेम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी अप्लाई कर सकते हो। ट्रिक को करना क्या है आपको पता है, दो तरह के लिगेंड्स हैं, कैसे पता लगाते हो, बाय द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगेन आई अटैच्ड, कार्ड अटैच्ड, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाली वीडियो, उसको चेक कर लेना डिटेल में, पूरे सारे लिगेंड्स उसमें मैंने बता रखे हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, उसके केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, वीक फील्ड में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होती है। यहाँ पे एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। कौन सा एनर्जी गैप भाई, ये वाला। स्प्लिटिंग आपको पता है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो d ऑर्बिटल्स हैं, जब आपके आसपास सेंट्रल मेटल एटम के आसपास लिगेंड्स होते हैं तो ये स्प्लिट अप कर जाते हैं T2G EG में, राइट। टेट्राहेड्रल में इसका उल्टा है, E नीचे आता है, T2 ऊपर आता है, उसमें G नहीं लगता है, फाइन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो गैप ज़्यादा है, यहाँ पे कम, क्योंकि यहाँ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा हो रही है। डेल्टा नॉट क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, O फॉर नॉट बोलते हैं, डेल्टा O भी कई बार बोलते हैं लोग, O फॉर ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे कम है गैप, ठीक है। यहाँ एनर्जी गैप कम है, यहाँ एनर्जी गैप ज़्यादा है। एनर्जी गैप ज़्यादा है, सो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन को ऊपर एक्साइट करवाना मुश्किल है, बजाय इसके आप पेयरिंग करा सकते हो आसानी से। सो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जब फील्ड लिगेंड जो होगा उसके केस में पेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन वीक फील्ड में नहीं होती है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसी के बेसिस पे आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आ जाएगी तो मैग्नेटिक मूवमेंट, CFSC सब कैलकुलेट कर जाओगे, ठीक है। अब देखो, डेल्टा नॉट ग्रेटर देन P, जाहिर सी बात है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू P। क्या है, पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी में पेयर करने के लिए आपको एनर्जी कम देनी पड़ रही है, ठीक है। अगर पेयर कराने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी कम देनी पड़ रही है तो आसानी से पेयर अप करेंगे, लेकिन अगर पेयर कराने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही है तो मुश्किल है, ठीक है ना। सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आपका क्या होता है, पेयरिंग हो जाती है आसानी से। पेयरिंग क्यों जाती है, क्योंकि आपको पेयर कराने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। जो पेयरिंग के टाइम रिपल्शन है उसको आसानी से ओवरकम किया जा सकता है। सो यहाँ डेल्टा नॉट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ग्रेटर देन P, यहाँ पे उसका अपोजिट। ये तो था बेसिक इनका कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हो या लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आप देख सकते हो, मैंने दो पूरे केसेस बनाए हैं। एक साइड है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक साइड है आपका वीक फील्ड लिगेंड। ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है D1 D2 D3 इस तरह से। आपको एग्जाम में या तो D2 D3 5 इस तरह से करके पूछा होगा, या आपको कोई सेंट्रल मेटल एटम दिया होगा, सपोज करो आपको कह दिया क्रोमियम +2,
क्रोमियम +3। तो आप नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो ना, उसमें आपको पता लग जाएगा लास्ट में D5 आ रहा है, D4 आ रहा है, क्या आ रहा है, वहाँ से पता लग जाएगा ये चीज़। और साथ में जो लिगेंड लगा होगा उसको पहचान लोगे आप कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड, उसके हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे। अब भाई करते कैसे हैं, सपोज करो ये, और ये n क्या है, n है आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये मैं ना मेंशन कर देती हूँ, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फाइन, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, T2J में, फिर EG में जाएगा, है ना। रूल्स हम सेम अप्लाई करते हैं कि पेयरिंग नहीं होगी, सिंगली ऑक्यूपाइड, ये वो जितने आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 3 रूल्स है ना, हुंच मल्टीप्लिसिटी वाला, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफबू प्रिंसिपल, सब जगह सेम अप्लाई होता है, ठीक है। फिर D1 में क्या करेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन T2G में गया तो T2G1 EG0, ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड में है। वीक फील्ड में भी यही रहेगा, कोई फर्क नहीं है, पहला इलेक्ट्रॉन है। दूसरा भी आपका चला जाएगा, जैसे ये देखो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें गया, दूसरा फिर इसमें गया, तीसरा यहाँ चला गया, यहाँ तक तो सेम रहा। इसीलिए D1 2 3 D1 D2 D3 तीनों दोनों में सेम है। ये मैंने सेम इसीलिए लिख रखा है, सेम फॉर द 2 केसेस की स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में और वीक फील्ड लिगेंड में। आप जब केसेस चेक कर रहे हो तो 1 2 3 यहाँ पे सेम आएगा। फाइन, इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो भी सेम है। फाइन, अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अब या तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाए या फिर चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने की बजाय यहाँ पेयरिंग में हो जाए। 2 केसेस आ गए। ये 2 केसेस कौन कौन से हो गए, या तो पेयरिंग होगी या पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग कब होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड में। तो क्या किया मैंने, चौथा इलेक्ट्रॉन T2G में ही डाल दिया, पेयरिंग करा दी, ठीक है। चौथा इलेक्ट्रॉन मैंने T2G में डाल दिया, पेयरिंग करा दी। सो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, T2G4 EG0, ऊपर नहीं गया ना इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग हो गई। लेकिन इधर क्या हो जाएगा, T2G3 EG1, वीक फील्ड में पेयरिंग नहीं हो रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो आया चौथा वाला वो ऊपर जाएगा, यानी कि EG वाले में, ठीक है। अगला इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अगेन पेयरिंग कराएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड में, T2G5 EG0, लेकिन यहाँ T2G3 EG2। तो जब आप कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिख लोगे तो आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हो। जैसे 3 तक तो ठीक था, अब T2G4 EG0 में ये 2 रह गए ना खाली अनपेयर्ड। चौथा इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ गया था, ऊपर नहीं गया था, चौथा इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ गया, तो ये 2 खाली अनपेयर्ड रह गए। तो आपने इसीलिए क्या लिखा, T2G4 EG0 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर ऊपर जाता इलेक्ट्रॉन तो नीचे के भी तीनों अनपेयर्ड, ऊपर वाला भी अनपेयर्ड, तो कितना आ जाता, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अगले में यहाँ पे D5 में T2G3 EG2, बिल्कुल कहीं पे भी पेयरिंग नहीं हो रही है, 5 के 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड में ऑब्वियसली पेयरिंग हो रही है। यहाँ पे पांचवा भी मैंने भर दिया, एक यही खाली अनपेयर्ड रह गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, छठे के पास कोई जगह बची ही नहीं है ना। या तो ऊपर तो कहाँ जाता है, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग फील्ड में पेयरिंग ही कराएगा, फिर से यहीं आ जाएगा, तो T2G6 EG0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं है जी, 0। इसके केस में क्या होगा, इसके केस में पांचों पूरा ऑक्यूपाई हो गया था। अगर मैं कहूँ वीक फील्ड में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स पूरे ऑक्यूपाई हो चुके हैं, अब छठा इलेक्ट्रॉन यहीं जाएगा, तो इस चीज को आप पेयरिंग नहीं कहोगे, ठीक है। ये आप कह सकते हो नेचुरल पेयरिंग है, ठीक है। नेचुरल पेयरिंग मैं क्यों कह रही हूँ, नेचुरल पेयरिंग या अकॉर्डिंग टू रूल्स ये पेयरिंग हो रही है। आप अपनी तरफ से पेयरिंग जबरदस्ती नहीं करवा रहे हो पेयरिंग एनर्जी देके। ये चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप जब CFSC कैलकुलेट करते हो वहां पीछे +P या कुछ इस तरह से लिखना होता है, अभी बताऊंगी मैं क्या लिखना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है कि नेचुरली पेयरिंग हो रही है या आप पेयर अप करवा रहे हो। ये नेचुरली पेयरिंग हो रही है, ठीक है। ये इसको ये मत समझना कि आप पेयरिंग करवा रहे हो। ये कॉन्सेप्ट बच्चों को बहुत मतलब उसमें डाउट रहता है, क्लैरिटी नहीं रहती, इस वजह से मैं बार बार इतना जोर दे के पढ़ा रही हूँ। सो 6th इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ गया, T2G में गया इन केस ऑफ वीक फील्ड। D6 में T2G4 EG2, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए, ऊपर वाले 2 और नीचे वाले T2G वाले 2, 4। D7 में करते हैं, T2G6 6 इलेक्ट्रॉन तो भर गए थे पूरे नीचे, है ना। अब एक EG1 में जाएगा, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। D7 में यहाँ पे क्या होगा, T2G5 सेकंड इलेक्ट्रॉन, अब वहाँ पे इसमें नीचे जैसे यहाँ पे भी पेयर अप हो जाएगा, है ना। सो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए, 1 2 3 आ गया। D8, अब 6 के 6 भर गए हैं, EG भी आपका दोनों भर गया, ठीक है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी, यहाँ पे अब सेम रहेगा, ठीक है। सो आप D8 9 10 और ऊपर 1 2 3 इनको जब भी कभी देखोगे दोनों केस में सेम है, तो यानी आपका जो फर्क आता है वो फर्क सिर्फ इतने में आएगा, कितने में, D4 5 6 7। एग्जाम में भी मोस्टली इसी से पूछा जाता है,
ठीक है। एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो इसी में से ही आता है 4, 5, 6, 7 इनमें से कोई भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन पूछ ली जाएगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड लिगेंड है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लग गया पता कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है, शॉर्ट ट्रिक, एंड उसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो आई होप आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आ गई। पेयरिंग कब आप करवा रहे हो, कब अपने आप हो रही है, वो क्लियर हो गया होगा। जब ये क्लियर हो गया तो अब हम सेकंड जो कॉन्सेप्ट है कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट वो सीखेंगे। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला n+2 bm। bm क्या होता है, बोहर मैग्नेटॉन, इसकी यूनिट है। तो n क्या है आपका, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी अभी कैलकुलेट किया ना, लग गया पता। बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएगा, ओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से गलती से पेयर्ड लिख दिया मैंने। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको पता लग जाए तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे और आ गया आंसर। तो आप सोचोगे भाई इसमें ट्रिक क्या है मैम, है ना। ट्रिक क्या है, ट्रिक एक्चुअली बोर्ड वाले नहीं बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बच्चों के लिए है। क्या है ट्रिक वो, इसमें भी आपको एग्जाम में D5 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या कोई कैटायन या इस तरह से कुछ ना कुछ दिया होगा, ठीक है। इसी तरह से कुछ ना कुछ एग्जाम में दिया होगा जो आपको इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया और ये आगे कैलकुलेट कर दिया आंसर, ठीक है। यहाँ तक तो आप करेंगे। अब बात आती है, सपोज करो n=4 था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 थे, आपने आंसर निकाला √24। अब या तो बच्चा 24 का रूट पूरा कैलकुलेट करता रहे, 4 ऑप्शन दी है तो एक कोई सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपकी आती है ट्रिक, जितने आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 सपोज करो, तो जो आपकी म्यू की यानी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यूज आएंगी वो भी उसी से शुरू होंगी। मतलब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, आपको पता ना आंसर अभी आपने निकाला, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 था तो क्या था √3, जो कि क्या होता है 1.732, यही होता है ना 1.73 √2, ठीक है। √2 नहीं, जब n=2 होगा, n=2 का मतलब जैसे सपोज करो n=2 था, ये आप अप्लाई कर रहे हो तो म्यू क्या आ जाएगा 2, 2 + 2 4, 2 यही आ जाएगा, 2 + 2 4 √8। तो अब √8 बच्चा निकालता रहे, टाइम लगेगा ना। सो इस तरह में आपने सिंपली देखना है कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर शुरू होगा मैग्नेटिक मूवमेंट का। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 1 पॉइंट समथिंग, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 पॉइंट समथिंग, 3, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, इस तरह से। तो एग्जाम में आपको कभी सेम वैल्यूज नहीं आती है, जो आपको 4 वैल्यूज दी होती है ना, ये आपको नीट के एग्जाम या जी के एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। या कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जहाँ पे केमिस्ट्री का दे रहे हो, जहाँ पे क्वेश्चन मोस्टली जब पूछ लिया जाता है मैग्नेटिक मूवमेंट, वहाँ पे आपको ये ट्रिक काम आएगी। सो दिस वाज द ट्रिक अबाउट मैग्नेटिक मूवमेंट। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है, फिर मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया। अब तीसरा आया CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गई। अब कॉन्फ़िगरेशन जब समझ में आ गई तो मैं आपको बता दूं T2G के लिए आप वैल्यू क्या लिखते हो, -0.4 डेल्टा नॉट, या कई बार ऐसे भी लिखा होता है -4DQ, यहाँ पे क्या हो जाएगा +0.6, क्योंकि आपको पता है ना स्प्लिटिंग में बैरी सेंटर रूल, वो एवरेज लाइन, ऊपर जो आपके 2 EG वाले गए हैं उनकी एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई है, नीचे जो 3 नीचे चले गए हैं T2G उनकी तीनों की एनर्जी डिक्रीज हुई है। तो ये बेसिकली आप एनर्जी कितनी बढ़ी है घटी है उन टर्म्स में बता रहे हो, इसीलिए ये एनर्जी, इनकी हेल्प से आप ओवरऑल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालते हो। क्योंकि ये जो स्प्लिट अप कर रहे हैं ये अपनी एडजस्टमेंट कर रहे हैं जगह की, जहाँ पे लीस्ट रिपल्शन हो, आपका कंपाउंड स्टेबल हो जाए। तो स्प्लिटिंग करने का मेन बेनिफिट क्या है कि आपके जो ऑर्बिटल्स हैं वो इस तरह से सेट हो जाएं कि स्टेबलाइज हो जाएं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो D6 सपोज करो, D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड है, अगेन जैसे भी एग्जाम में दिया होगा D6 D5 बता रखा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड अगर हो सकता है ना बताया हो, सिर्फ लिगेंड बता रखा हो, साइनाइड है, एमोनिया है, वाटर है, कुछ भी इस तरह से। सो वो आपके कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आपको पता लग जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है ना। एंड कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है वो आप सीख चुके हैं। सो बेसिकली आपको यहाँ तक जब आप पहुँच गए उसके आगे क्या करना है, 6 था ना, 6 × -0.4, क्यों, क्योंकि T2G में थे, प्लस इसका 0, आंसर आ गया, ठीक है। वीक फील्ड में उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी, उसके लिए कैलकुलेट कर लिया 4 × -0.4 प्लस 2 × 0.6। यहाँ पे बच्चे कई बार माइनस प्लस की गलती कर देते हैं कि कहाँ माइनस लगाना है कहाँ प्लस, वो ध्यान देना। ये सिंपल मैथमेटिक्स वाली चीज़ जो है वो सिखाने की नहीं होती है, वो तो हम मान के चलते हैं कि इस लेवल तक आके आप लोग केयरलेस मिस्टेक नहीं करोगे। यहाँ से -0.6 आया 1.6, यहाँ से आया +1.2, दोनों को कैलकुलेट करके -0.4 डेल्टा नॉट, ठीक है। अब ऐसे नहीं तो हो सकता है कि एग्जाम में अगर इस तरह का कुछ कभी आए तो भी आप अप्लाई कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे। ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड के केसेस ही हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इनको ट्राई कर सकते हो, कुछ नहीं है, जस्ट आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है खुद से, या तो लिखी होगी एग्जाम में,
आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई आएगी इन केस, वैसे एग्जाम में नहीं आती है, खुद ही लिखनी पड़ती है, तो मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि मैं आपको सिखा चुकी हूँ। सो ये आपके सारे केसेस निकल गए। अब पेयरिंग एनर्जी कैसे निकालनी है, या पेयरिंग एनर्जी आप कहाँ लिखते हो, मैंने आपको बताया ना अभी, जब आप खुद से पेयर करवा रहे हो, ठीक है, डेलिबरेटली पेयर करवा रहे हो, इंड्यूस कर रहे हो पेयरिंग एनर्जी दे के। पेयरिंग एनर्जी जब आपको ज़्यादा देनी पड़े तब पेयर नहीं होता है, कब, वीक फील्ड के केसेस में, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड के केसेस में पेयरिंग हो जाती है। सो फॉर पेयरिंग एनर्जी इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, आप बता रही थी ना +p लिखना होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयरअप करवा रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन पेयरअप करवा रहे हो तो +2p। सो पेयरिंग एनर्जी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन अ सिंगल ऑर्बिटल, ठीक है, सारों को मिलाकर नहीं, सिंगल एक डिब्बे में। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में हम आपको, उसमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, लो स्पिन का मतलब कि आप जब, जाहिर सी बात है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम रह जाएंगे तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू भी कम आएगी, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। एग्जाम्पल हम कुछ थोड़े कर लेते हैं। देखो ये आप देख सकते हो T2G4 Eg0, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ, चौथा यहाँ, ये आपका वीक फील्ड केस है। स्ट्रॉन्ग फील्ड में मैंने बताया ना, चौथे को मैं पेयर करवा रही हूँ, तो जो आप CFSE निकालेंगे उसके साथ +p लिखना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन पेयरअप करवाया, +p फॉर एक्स्ट्रा पेयरिंग। T2G5 E0, स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा, ये आप देखो, अगर वैसे आप ड्रॉ करते तो क्या करते, 5 इलेक्ट्रॉन, वीक फील्ड के केस में क्या करते, ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ठीक है, वीक फील्ड में क्या करते, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये वीक फील्ड के केस होता है। लेकिन यहाँ हमने मेंशन ही स्टार्टिंग में कर दिया है T2G5 E0 स्ट्रॉन्ग फील्ड, है ना। अगर आपको D5 सिंपली एग्जाम में दिया होता D5, तब आपको ये 2 केसेस निकल सकते थे, फिर आपको चेक करना पड़ता भाई कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग या वीक है। तो पांचों में जब आप 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से, इन दोनों को आप डेलिबरेटली पेयरअप करवा रहे हो ना, एक ये वाला केस पेयरअप करवा रहे हो, एक ये वाला, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आप पेयरअप करवा रहे हैं, तो इसीलिए +2p, ठीक है। एक और केस लेते हैं, T2G6 E0 Eg0, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर लिए, अब यह Eg0 का मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड है, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका क्या है कि आपने पेयरिंग करवाई, ठीक है। इसके हिसाब से जब आप डेलिबरेटली पेयरअप करवा रहे हो, अब आप ये सोचो कि क्या आप डेलिबरेटली इसमें कितनों को पेयरअप करवा रहे हो, ठीक है। इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। गॉट इट। एग्जाम्पल आगे मैं एक और करा देती हूँ। D4 T2G3 सिंपल लिया है मैंने, अलग लिया है, जहाँ पे Eg में भी इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वैल्यू कैलकुलेट करके आ गई, ठीक है। एंड D4 था आपका T2G3 Eg1, कहीं पे भी पेयरिंग नहीं हो रही है, इसलिए आपने पीछे कहीं कोई P नहीं लगाया। सो दिस वॉज ऑल कि आपको पेयरिंग एनर्जी के रिगार्डिंग P लगाना पड़ता है पीछे जब आप एक्स्ट्रा पेयरिंग करवा रहे हैं। एक्स्ट्रा पेयरिंग मीन्स एक्स्ट्रा पेयरिंग, ये चीज़ ध्यान देना, ये बच्चे बहुत गलत करते हैं कि कब P लगाना है कब नहीं लगाना। सो आई होप आपको वीडियो में जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, ट्रिक अप्लाई करने आ गई होगी, कम टाइम में आप इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो एंड स्कोर कर सकते हो। सो दिस वाज माय मोटिव कि बच्चा जो टॉपिक है उसको समझ भी ले और एग्जाम में कॉम्पिटिशन्स में अप्लाई कर सके। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके कमेंट्स नो डाउट मैं देखती रहती हूँ रेगुलरली, तो बहुत लिए लिखा होता है कि मैम आप बहुत मेहनत कर रहे हो बट यू नो बहुत बच्चों तक वीडियो पहुँच नहीं रही है, एंड होप आपकी वीडियो सब तक पहुँचे। तो मैं आपको बता दूं, आप उसे मेरी हेल्प कर सकते हो, शेयर कर सकते हो आगे, सो दैट उन बच्चों के लिए भी वो इजीली कॉन्सेप्ट उनको कहीं ना कहीं से अवेलेबल हो जाए, और कॉन्सेप्ट अगर किसी को समझ में आ रहा है तो वो आगे भी अप्लाई कर सकता है, आगे किसी को पढ़ा सकता है, शेयर कर सकता है। सो ठीक है, एक के आगे जय, मैंने रिमेंबर एक बार पहले भी कहा हुआ है, जय हो वाली जो मूवी है, एक बंदा आगे किसी की हेल्प करे, थैंक यू के बजाय 3 लोगों की आगे हेल्प करो, दैट वे। सो मैं खुद भी उसी कॉन्सेप्ट में बिलीव करती हूँ, हेल्प करो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। फाइन, सो बाय बाय, टेक केयर।